सभी दोस्तों का एमएसआर पाठशाला में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़ और आज का अपना विषय है दोस्तों RKSMB के राजस्थान की शिक्षा बढ़ते कदम में सप्ताह 23-24 में जो RKSMB के बारे में जो विस्तृत दिशा निर्देश है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। इसमें अपन PO स्तर पर क्या कार्य रहेगा, संस्था प्रधान स्तर पर क्या कार्य रहेगा और शिक्षक के स्तर पर क्या जिम्मेदारियां हैं इसमें और कैसे RKSMB ऐप में कार्य किया जाता है, इससे संबंधित विस्तृत दिशा निर्देशों के बारे में अपन कार्य करेंगे दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है परंतु अंत तक आप मेरे साथ बने रहें ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या इस राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने में न आए। इसमें मैं आपको सभी प्रकार की जानकारी दूंगा कि कैसे कब कब असाइनमेंट होने हैं, कैसे साप्ताहिक होना है, किस प्रकार के स्तर है, ग्रेडिंग है, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो चलते हैं दोस्तों ऐप पर, जिसमें इसके बारे में जैसे ये ऑर्डर है, आदेश है 5/8/2023 का आदेश आया हुआ है और ये निदेशक महोदय ने संयुक्त निदेशक जिला शिक्षा अधिकारी सभी को आदेशित किया है। यहाँ पर शैक्षिक सत्र 23-24 में दक्षता आधारित शिक्षण से कार्यक्रम उद्देश्य की प्राप्ति में राजस्थान की शिक्षा के बढ़ते कदम कार्य के विस्तृत दिशा निर्देश इसमें दे रखे हैं दोस्तों। इसमें अपन 1 बाय 1 चीज़ समझेंगे। सबसे पहले क्या है ये, इसके अंतर्गत राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा 3 से 8 के लिए राजस्थान की शिक्षा के बढ़ते कार्यक्रम संचालित किया गया है। इस कार्यक्रम में लर्निंग लॉस को ब्रिज करने के लिए निम्न स्तर की कक्षा, जो अपने निम्न स्तर की क्लास दक्षताओं पर आधारित क्लस्टर यानी वर्कबुक है वो इसमें आती है, पिछले साल भी आई थी दोस्तों। शिक्षकों को अध्यापन एवं आकलन में सहायता के लिए RKSMB के ऐप आदि की सहायता से दक्षता आधारित शिक्षण पर लर्निंग लॉस की पूर्ति करने का प्रयास किया गया है। तो इस कार्यक्रम के क्या दिशा निर्देश हैं दोस्तों, राजस्थान की शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम के विस्तृत दिशा निर्देश की अपन चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहला उद्देश्य है इसका कि लर्निंग गैप को दूर करने के लिए ये ब्रिज रेमिडिएशन कार्यक्रम है। यानी अगर जो बच्चे हैं वो डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं और कक्षा स्तर पर अपने कक्षा स्तर से नहीं है या कोरोना की वजह से जो पिछड़ चुके हैं वो अपने कक्षा स्तर के अनुसार परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, तो उनको अपने कक्षा स्तर तक लाने के लिए ये रेमिडियल शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। इसके लिए इसके लिए क्या क्या हैं, जो ये देखो वर्कशीट का वितरण एवं प्रयोग। सबसे पहले वर्कशीट का वितरण एवं प्रयोग किया जाएगा। वो विद्यालयों में अगस्त से सितंबर तक पहुँचने की संभावित है, यानी पहुंच जाएगी दोस्तों। और जब तक नहीं पहुंचे तब तक ये अपन ऑनलाइन है, वो इसको स्माइल ग्रुप या शाला दर्पण या RKSMB ऐप से ये विद्यालय स्तर तक पहुंचेगी, या कोई ऑनलाइन है ऐप है वो मौजूद है, वेबसाइट आती है ग्रुपों में, उससे अपन डाउनलोड करके भी इसमें जब तक अपने विद्यालय में वर्कशीट नहीं आए तो बच्चों को इसमें वर्कशीट में कार्य करवाना है। विद्यालयों में कार्य पुस्तिकाओं के उपलब्ध होने तक विद्यार्थियों के अभ्यास कार्य जारी रह सके, इस हेतु कक्षा 3 से 8 तक हिंदी, गणित और अंग्रेजी, ये 3 विषयों का ये दोस्तों हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषयों के कार्य पत्रकों को शाला दर्पण से या व्हाट्सएप से या RKSMB के ऐप पर से संस्था प्रधान अवश्य रूप से डाउनलोड कर प्रिंट करवा के शिक्षकों को उपलब्ध कराएं, या शिक्षक स्वयं भी आप इसमें प्रिंट कर सकते हो क्योंकि सभी के व्हाट्सएप में ये आती हैं। इसमें प्रिंट करो आप, करके बच्चों को हल करो। और उसके बाद में दक्षता आधारित शिक्षण कार्यक्रम के चरण क्या हैं, तो इसकी जो दोस्तों जो आप डाउनलोड करोगे, इसका प्रिंट लोगे तो इसका यहाँ बता रखा है कि इसका वर्कशीट के प्रिंट करने के लिए जो CSG ग्रांट आती है या छात्र कोष है, विकास कोष है, इनका आप उपयोग कर सकते हो। इसके जो भी खर्चा लगता है उसके लिए, तो परंतु इसका मुद्रण अवश्य कराएं आप। और दक्षता आधारित शिक्षण कार्यक्रम के चरण है उसमें से महत्वपूर्ण है कि जुलाई 2023 से अप्रैल 2024 तक ये दक्षता आधारित कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से चलेगा दोस्तों। इसमें महत्वपूर्ण 2 चरण है, चरण नंबर 1 ये और चरण नंबर 2 ये, तो 2 इसके महत्वपूर्ण चरण है। प्रथम चरण में आपको क्लस्टर वर्कबुक यानी या तो वर्कबुक प्राप्त होने तक वर्कशीट
प्रिंट से, जो कि वर्कशीट प्रिंट करते हैं अपन ऑनलाइन है या व्हाट्सएप से, वो, या अगर अपन को क्लस्टर से वर्कबुक प्राप्त हो गई है तो उसकी सहायता से पहला काम है बिहाइंड ग्रेड दक्षता आधारित शिक्षण करवाया जाना है। बिहाइंड ग्रेड यानी दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जो ग्रेड से पीछे हैं उनको दक्षता यानी उनको दक्ष करने के लिए ये कार्यक्रम होगा। उसमें सबसे पहले 31 अक्टूबर तक का इसमें समय दिया गया है। 31 अक्टूबर तक प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक प्रथम 3 क्लास में सिर्फ यही कार्यक्रम चलेगा, रिमेडियल शिक्षण चलेगा दोस्तों। रिमेडियल शिक्षण यानी जो निम्न स्तर के विद्यार्थी हैं उनको अपने स्तर तक लाने के लिए कक्षा में प्रथम 3 क्लासों की व्यवस्था की गई है। उसमें ये वर्कबुक आधारित शिक्षण कार्य करवाना है, यानी अपने को वर्कबुक भरवानी है बच्चों से, उनको सिखाना है वर्कबुक के आधार पर। और जो टोटल 8 क्लास होते हैं प्रति दिवस के, उसमें से प्रथम 3 क्लास 23 अक्टूबर 2023 तक ये प्रथम 3 क्लास रहेगी दोस्तों, तथा शेष 5 क्लास में कक्षा स्तर का अध्यापन कराया जाना है और शेष 5 क्लास में कक्षा स्तर का अध्यापन करवाना है। जैसे मान लो 5वीं क्लास का बच्चा है, अब उसका कक्षा स्तर है वो 3री क्लास तक के स्तर का है, तो उसको 3री क्लास के जो वर्कबुक है वो स्तर की वर्कबुक है वो इसको प्रथम 3 क्लास में करानी है, और शेष 5 क्लास में वो 5वीं क्लास की जो कक्षा अध्यापन है वो करवाना है। उसी प्रकार द्वितीय चरण है वो अक्टूबर 2023 के बाद में नवंबर 2023 से अप्रैल 2023 तक रखा गया है। उसमें क्लास है वो प्रथम 3 क्लास की जगह प्रथम 2 क्लास कर दिए हैं। सोमवार से शुक्रवार प्रति दिवस प्रथम 2 क्लास रेमेडियल शिक्षण चलेगा, यानी जो कक्षा स्तर से कम का स्तर का अध्ययन है वो चलेगा दोस्तों। और उसके बाद में समूह अध्ययन निरंतर रहेगा, तो जो हमेशा जो समूह अध्ययन करते हैं वो निरंतर रहेगा अन्य अध्ययन। फिर है कि इन जो कक्षा स्तर है, जो विद्यार्थी 2 प्रकार के हो गए कक्षा में, एक तो कक्षा स्तर के और एक निम्न कक्षा स्तर के, तो इनको ग्रुपों में बांटना है दोस्तों। तो वो ग्रुपों में विद्यार्थी समूहीकरण यानी विद्यार्थियों का समूहकरण करना है इसमें। अब समूहकरण कैसे करेंगे, तो वर्कबुक में उपलब्ध बेस लाइन असेसमेंट शीट है जो कि प्रथम या दूसरे पेज पे है दोस्तों, के माध्यम से विद्यार्थियों की कक्षा स्तर की दक्षता का आकलन होगा। इसमें कक्षा 3 से 8 तक समस्त विद्यार्थियों के 2 समूह बनाने पृथक। इसमें शिक्षकों द्वारा जो बेस लाइन असेसमेंट में 60% से अधिक प्रश्नों वालों का सही है, जिनके क्वेश्चन सही हैं उनका समूह फर्स्ट बनाना है दोस्तों, और जो 60% से कम सही आंसर है जो उनको समूह सेकंड में विभाजित करना है। तो इस प्रकार क्लास 2 समूह में विभाजित हो जाएगी, समूह ए और समूह 2, और दोनों विद्यार्थी समूह का बिहाइंड ग्रेड दक्षता आधारित अध्ययन करवाना है दोनों को ही, परंतु शिक्षकों का ध्यान विद्यार्थी समूह की उस सामान्य दक्षता पर होना चाहिए जिसके आधार पर उसको अपने बांटा है कि भाई 60% से कम समूह वाला विद्यार्थी है या 60% से अबो वाला है, तो उनको उनके स्तर पर ही आपको उनका अध्यापन करवाना है। उसके बाद में वर्कबुक का वितरण दोस्तों, तो ये वर्कबुक का वितरण अपने को सीबीओ स्तर से होना है 3 से 8 तक क्लस्टर स्तर पर। तो इनका वितरण और इसका क्या, वर्कबुक का नाम क्या है, कक्षा क्या है, सीखने का स्तर क्या है, विषय क्या है। तो विषय तो दोस्तों 3 है, मैंने आपको पहले बताया था, हिंदी, अंग्रेजी और गणित 3 विषय, इन 3 विषयों पर ही वो रिमेडियल क्लास या दक्षता आधारित शिक्षण होना है RKSMB के। तो इसको कक्षा 3 की जो बिहाइंड ग्रेड पुस्तक है, यानी कक्षा 3 से बिहाइंड ग्रेड यानी लेवल 1 और 2 की होगी, कक्षा 1 और 2 की होगी, उसको अपन पहल कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे, पहल नाम है, और ये कक्षा 3 की होगी। उसी प्रकार प्रयास है वो कक्षा 4 व 5 की जो वर्कबुक है उनका नाम है। उसी प्रकार प्रवाह है वो कक्षा 6 व 7 की वर्कबुक का नाम है, और प्रखर है वो कक्षा 8 की वर्कबुकों का नाम है। तो ये 8 है, तो चूंकि 8 से बिहाइंड स्तर की होगी, और 7 ये कक्षा 6 और 7 है, तो ये 6, 5 और 4 के स्तर की होगी। तो दोस्तों कई बार जो अपने जो ऊपर से अधिकारी आते हैं वो भी पूछ लेते हैं कि कक्षा 4 और 5 में की वर्कबुक का क्या नाम है। बहुत सारे शिक्षकों को नाम तक नहीं आता है, इसलिए दोस्तों इसको जरूर अच्छी तरह से आप देखना कि पहल है वो कक्षा 3 की वर्कबुक का नाम है, 4-5 का प्रयास है, और 6-7 का प्रवाह है, और 8 का प्रखर है। और ये वर्कबुक अगस्त से सितंबर तक सीबीओ कार्यालय से अपने को दे दी जाएगी। इन नवीन वर्कबुक का विवरण क्या है दोस्तों, तो इसमें ये 6 प्रकार के स्तर हैं। संकेता के दक्षता आधारित वर्कबुक है,
और दूसरा गतिविधि पत्रक है, जिसमें ये 10 से 12 शीट्स हैं जो गतिविधि आधारित हैं, उनको भी हर 4-5 पेज बाद में है ये दोस्तों, तो इनको भी करवाना है। और उसके बाद में फॉर्मेटिव असेसमेंट शीट है जो कि इसमें संलग्न है, साथ साथ में वर्कबुक है वो अपने आएगी, तभी उसमें वर्कबुक में ये अपन सभी चीज़ें आप पाएंगे। और जो जिसका सप्ताह आधारित पर आकलन करना है, उसको सप्ताह के आधार पर जो आकलन करना है, 7 दिन में जो आपने पढ़ाया है उसको परफॉर्मेटिव असेसमेंट के रूप में कराया जाना है। ये भी वर्कबुक में होगी, 5-6 शीट, 4-5 शीट के बाद में होगी, जो कि 4-5 शीटों का पूरा वो निचोड़ उसमें होगा कि वो 4-5 दिनों में आपने जो पढ़ाया है उसमें बच्चे ने कितना लर्न किया है, वो आपके ये परफॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, सप्ताह में करना है। और शिक्षक के निर्देश है, इसमें प्रत्येक वर्ग शीट फुटनोट पर शिक्षकों के लिए निर्देश उल्लिखित है, जिसमें शिक्षक पत्रक में उल्लिखित गतिविधि पर क्रिया प्रभावी ढंग से कर सकें, यानी आपको। और RQ कोड भी दे रखा है इसमें, जिसमें अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है और कठिनाई स्तर के संकेतक भी जगह जगह दे रखे हैं दोस्तों। उसके बाद में आता है दक्षता आधारित आकलन। तो अपन ने जैसे दोस्तों यहाँ पर सबसे प्रथम में ये देखा कि ये लर्निंग गैप को दूर करने के लिए ये रेमेडियल कोर्स है। दूसरा नंबर बिंदु था अपना यहाँ पर कि ये विद्यार्थी समूहीकरण करना है। तीसरा है वर्कबुक का वितरण, यानी कब होगा क्या नहीं होगा। और यहाँ पर चौथा बिंदु है दक्षता आधारित आकलन, यानी सबसे जो बेसलाइन आकलन है वो आपको कैसे करना है। तो वर्कबुक या वर्कशीट की शुरुआत में बेसलाइन आकलन पार्ट तो विद्यार्थियों द्वारा कराया जाना है। इस बेसलाइन आकलन के आधार पर ही शाला दर्पण इसकी प्रविष्टि करनी है दोस्तों की ये बेसलाइन प्रत्येक विद्यार्थी की शाला दर्पण पर प्रविष्टि होगी, जो बेसलाइन का आकलन है उसका। तो जब वो प्रविष्टि होगी तो उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि कैसे प्रविष्टि होगी। उसी प्रकार जिन विद्यालयों में वर्कबुक उपलब्ध नहीं है तो संस्था प्रदान द्वारा पूर्व उल्लिखित समसा के जो पोर्टल हैं, शाला दर्पण है, RKSMB ऐप में व्यवसाय बेसलाइन आकलन शीट डाउनलोड करवा के भी उपलब्ध कराया जा सकता है। तो एक प्रकार का तो आकलन ये होगा जो बेसलाइन आकलन होगा। आकलन भी दोस्तों इसमें 3 प्रकार के आकलन हैं और उन तीनों प्रकार के आकलनों को अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो जो बेसलाइन आकलन है वो होगा। उसके बाद में रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट है दोस्तों, जो कि विद्यार्थी द्वारा अध्ययन की उपलब्धि के समय आकलन हेतु वर्कबुक में 4-5 वर्कशीट को पूरा करने पर है दोस्तों। तो यहाँ 4-5 जो वर्कशीट की जो 4-5 पेज हैं, जो वर्कशीट हैं, उनको पूरा करने के बाद में एक साप्ताहिक आकलन दे रखा है, जिसको अपन रचनात्मक आकलन कहते हैं। इसे सप्ताह के अंत में कराया जाना है, जिससे शिक्षकों को पता चलेगा कि सप्ताह में कराए गए अध्ययन में विद्यार्थियों को कितना समझ में आया है। और इस रचनात्मक आकलन की जो रिकॉर्ड है वो संधारण करना है। इसकी एंट्री ऑनलाइन डाटा एंट्री नहीं करनी है, इसकी आपको अपने पास इसकी मतलब एक रिकॉर्ड संधारित करना है कि हर सप्ताह में बच्चे को जो रचनात्मक आकलन हुआ, फॉर्मेटिव असेसमेंट हुआ, उसमें कितने उनको नंबर मिले हैं। और तीसरा आकलन है दोस्तों जो कि योगात्मक आकलन है, जो कि त्रैमासिक होता है, यानी 3 महीने से एक बार होगा। ये कक्षा 3, 4, 6 व 7 के लिए 3 दक्षता आधारित RKSMB फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होंगे, जबकि कक्षा 5 व 8 के लिए सिर्फ 2 ही होंगे RKSMB के फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि उनके लिए थर्ड है वो जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं 5वीं और 8वीं वो गिना जाएगा दोस्तों, जबकि 3, 4, 6, 7 में बोर्ड की परीक्षा नहीं होती है, इसलिए इनके लिए RKSMB फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होगा। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के आकलन दे रखे हैं। तो शुरुआती बेसलाइन आकलन है दोस्तों, जिससे बच्चे का स्तर का पता चलेगा कि वो बच्चा किस स्तर का है, उसको उसी स्तर के आधार पर उनका अध्ययन करवाना है। फिर हर 4-5 शीट पूरी कराने के बाद में, वर्कशीट कराने के बाद में, हर सप्ताह में रचनात्मक आकलन लेना है। और हर सप्ताह में रचनात्मक आकलन लेने पर ऐसे महीने में कम से कम 3 या 4 रचनात्मक आकलन हो जाएंगे और 3 महीने में ये जाके 12-13 रचनात्मक आकलन अपने पास इकट्ठे हो जाएंगे दोस्तों। और उसके बाद में उसका योगात्मक आकलन होगा, यानी समेटिव असेसमेंट, जिसको अपन SA1, SA2, SA3 कहते हैं। तो ये SA1, SA2, SA3 की एंट्री है वो शाला दर्पण पे दोस्तों होती है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए ये आकलन जो आधारित है, जो इनका दक्षता आधारित आकलन है, तो बड़ा ही अच्छा रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से। सबसे पहले बेसलाइन आकलन है, फिर हर सप्ताह में रचनात्मक आकलन है, फिर हर 3 महीने में जो ये समेटिव
आकलन रखा गया है, SA1, SA2, SA3, RKSMB फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये बहुत ही सार गर्भित सोच समझ के किया गया है दोस्तों। तो इन योगात्मक आकलन पत्रों के 2 भाग होंगे, A भाग और B भाग। A भाग बिहाइंड ग्रेड की दक्षताओं के 15 से 20 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और इनके उत्तर पत्र वो मार्कशीट में देना है 2 बच्चों को, और जिनको RKSMB 1 पर जो स्कैन होगी वो उत्तर पुस्तिका, जिनको ऑटो मतलब चेक होगी वो, और नंबर अपने आप आपके ऐप में से हो जाएंगे। उसी प्रकार B ग्रेड की है, वो एक B ग्रेड का इसमें मतलब 2 ग्रेड के योगात्मक आकलन प्रपत्र के 2 भाग होंगे। A भाग में तो बिहाइंड ग्रेड के 15 से 20% होंगे, और B भाग में स्तरीय दक्षताओं के, यानी जिस स्तर ग्रेड स्तर का है बच्चा उस स्तर के 15 से 20% होंगे, और उनकी भी उत्तर पुस्तिकाओं योगात्मक आकलन है। ये भी योगात्मक आकलन उत्तर पुस्तिका प्रिंटिंग तथा वितरण के लिए पंजीका नोडल एजेंसी है वो जिम्मेदार होगी इसमें, तो उसके भी प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार एक योगात्मक आकलन में 2 भाग होंगे, जिसमें से 15-20% तो बिहाइंड ग्रेड के होंगे, और 15 से 20% है वो ग्रेड स्तरीय होंगे, जिस ग्रेड स्तर का बच्चा है। तो इस प्रकार ये पेपर के क्वेश्चनों के बारे में बता रखा है, तथा इनको योगात्मक आकलन फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो कि RKSMB के फर्स्ट सेकंड थर्ड टेस्ट होने हैं, उनको समय समय पर शिक्षा विभाग द्वारा अपन को प्रत्यक्ष आदेश जारी करके या निर्देश जारी करके बता दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद में कक्षीय प्रक्रिया क्या है, क्या प्रक्रिया रहेगी। तो कक्षा प्रक्रिया में देखो दोस्तों, यहाँ पर 3 प्रकार की चीज़ें, ये 4 प्रकार की चीज़ें बता रखी है कि दक्षता आधारित, गतिविधि आधारित शिक्षण करना। एक जो गतिविधि आधारित यानी जो आपके ABL किट कक्षा 1 व 2 और ABL किट कक्षा 3 व 5 जो कि गतिविधि करके शिक्षण कार्य कराना है। दूसरा इसमें बिंदु दे रखा है दक्षता आधारित अभ्यास के लिए कार्य पुस्तिका, यानी जो अपने को कार्य पुस्तिका मिली है उसके आधार पर, और RKSMB ऐप के माध्यम से अपन को शिक्षण कार्य करना है। तीसरा नियमित आकलन यानी असेसमेंट साइकिल्स, यानी आकलन पत्रों से विद्यार्थी का मूल्यांकन करना। जो कार्य पुस्तिकाएं हैं, कार्य पत्रक हैं या RKSMB 1 है, इनके आधार पर मूल्यांकन समय समय पर चलता रहेगा। फिर नियमित कार्य पुस्तिका जांच और विद्यार्थी फीडबैक, और फिर ये हमेशा जो अपने को वर्कबुक का कार्य करा रहे हैं उसका हमेशा की जांच करना, और विद्यार्थी का क्या फीडबैक रहेगा इसके आधार पर यह आकलन है। उसके बाद में PTM मीटिंगों के बारे में बता रखा दोस्तों कि ये PTM मीटिंग होनी है। PTM दक्षता आधारित RKSMB आकलन तथा परीक्षार्थियों के विद्यार्थियों की प्रगति से माता पिता तथा अभिभावक को अवगत कराने के लिए PTM का आयोजन किया जाएगा। समय समय पर PTM का आयोजन किया जाएगा, और इसका शिविरा पंचांग के अनुसार किया जाना है। शिविरा में इसका जिक्र होगा कि कब कब PTM का आयोजन करना है। उसमें अभिभावकों के माता पिता को बुलाना है, माता पिता को बुला के बच्चे के स्तर ग्रेड का उनके साथ साझा करना है। अगर कमज़ोर है तो उसको निर्देश देने हैं कैसे उसको सुधारा जाए। तो अभिभावकों की इसमें मदद लेनी है दोस्तों, बच्चों को पढ़ाने में, उनका स्तर सुधारने में लिए। तो शिक्षक क्षमता संवर्धन, इसके लिए RKSMB ऐप का प्रयोग करना है अपने को। तो RKSMB ऐप जो भी पिछले वर्ष भी अपन प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, इसमें मुख्यतः 3 फेज होते हैं। 3 फेज यानी एक तो प्री असाइनमेंट, एक आपके इसमें दूसरा है ड्यूरिंग असेसमेंट, और तीसरा है पोस्ट असेसमेंट। तो ये 3 प्रकार की इसकी RKSMB की ऐप की फेजेज हैं। ये अपन जब RKSMB को कैसे ऑनलाइन करते हैं, कैसे इनके चरण हैं, इसके बारे में वहाँ पर चर्चा करेंगे दोस्तों अपन। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन 3 फेजों में इस फेज के अंतर्गत शिक्षकों के महत्वपूर्ण कक्ष गतिविधियों को अपनी कक्षा के संपूर्ण करवाने के लिए ऐप के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। और प्रोत्साहित यानी कुछ एक्टिविटी है उसमें आपको डाउनलोड करनी है। फिर ड्यूरिंग असेसमेंट में है कि पेज के अंतर्गत शिक्षकों को विद्यार्थियों की OCR आंसर शीट को ऐप के द्वारा स्कैन कर अपलोड करना है। ये ड्यूरिंग असेसमेंट है कि आपने जो आंसर शीट है, जो उनका टेस्ट लिया है, बेस लाइन है या विद्यार्थी समूहीकरण या गतिविधि आधारित शिक्षण आदि के द्वारा, उसको इसके OCR आंसर शीट को ऐप में अपलोड स्कैन करना है। फिर पोस्ट असेसमेंट यानी इस फेज के अंतर्गत जो विद्यार्थियों के जितने योगात्मक आकलन में प्रदर्शन के बाद में जितने नंबर आए हैं या किस स्तर का वो विद्यार्थी है, उस स्तर की उनकी दक्षताओं को पहचान कर उसको उस स्तर के अनुसार उनको शिक्षण कार्य करवाया जाना है। ये पोस्ट असेसमेंट है दोस्तों। तो इस प्रकार ये तीनों कार्यक्रम, तीनों चीज़ें हैं, फेज हैं, वो RKSMB के ऐप में होना है कार्य। और उसके बाद में दोस्तों है कि प्रत्येक स्कूल में है वो एक RKSMB प्रभारी नियुक्त कर देना, जो कि इस पूरी प्रक्रिया को मॉनिटरिंग करे, विषय अध्यापकों को इस संबंध में प्रेरित करे और मार्गदर्शन करे।
और उसके बाद में कार्य एवं दायित्व हैं, तो उसमें सभी स्तर को निर्धारित कर रखा है। इसमें संयुक्त निर्देशक से लेके सीडीओ है, सीडीओ से लेके आपके सीबीओ स्तर के करणीय कार्यक्रम और पीओ स्तरीय करणीय कार्य हैं, ये सभी लगभग नोडल एजेंसियां हैं जो अपने क्षेत्र में अलग अलग हैं। तो आरकेएसएमबी कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हेतु पीसीओ या पीओ या यूसीओ को नोडल अधिकारी हैं। अपने परिक्षेत्र के अन्य एचएम के माध्यम से परिक्षेत्र के सभी विद्यालयों में बेस लाइन असेसमेंट, विद्यार्थी ग्रुपिंग, प्रथम 3 क्लास में रेमिडिएशन, गतिविधि आधारित शिक्षण, विद्यार्थियों द्वारा वर्कबुक पूर्णता, शिक्षकों द्वारा वर्कबुक जांच व सुधार असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट की पूर्व तैयारी, शिक्षक ऐप के प्रयोग की सुदृढ़ मॉनिटरिंग करनी है। दोस्तों, अपने परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों में बारी बारी पीटीएम में भाग लेने वाले माता पिता से भी वार्ता करनी है। विद्यालय के समस्त पत्रों का प्रिंट निकाल कर और दिए गए निर्देशों अनुसार क्रियान्वित सुनिश्चित करना है। अपने परिक्षेत्र के प्रति सप्ताह स्कूल विजिट के दौरान कम से कम 2 बेस्ट प्रैक्टिसेज को समूह को प्रेरित करके पीओ व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करेंगे कि इनका बहुत ही अच्छा इसका बेस्ट रहा, 2 बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं उनको, जिससे कि मोटिवेशन मिल सके। अब और पीटीएम में माता पिता की भागीदारी सुनिश्चित करना, तो ये पीओ स्तर के कार्यक्रम। उसी प्रकार संस्था स्तर पर भी करणीय कार्य यही है कि एक शिक्षक को विद्यालय में है वो आरकेएसएमबी इंचार्ज बना दे और वही बेस लाइन असेसमेंट है या विद्यार्थी ग्रुपिंग है, रेमिडिएशन, गतिविधि आधारित शिक्षण है, ये सारे कार्य की पूर्ण तैयारी है। ऐप का प्रयोग सुनिश्चित करना, ये सारे के सारे कार्य संस्था प्रदान के रहेंगे। उक्त डाटा की कक्षा अध्यापक द्वारा शाला दर्पण पर यथा समय प्रविष्टि करवाना, पीटीएम की माता पिता की भागीदारी सुनिश्चित करना, शिक्षकों का संबल करते हुए उनकी बेस्ट प्रैक्टिस को मतलब सम्मानित करना, अगर कोई बेस्ट शिक्षक कार्य कर रहा है उसको, तो ये सभी इसके अंदर रहेंगे। और शिक्षण स्तर पर क्या कार्य करना है दोस्तों, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों को उनकी सीखने के स्तर के अनुसार ग्रुपिंग करनी, ये कार्य जो मैंने पहले बता दिया 2 ग्रुपों में बांटना है। फिर रेमिडिएशन अवधि के दौरान कार्य पुस्तिकाओं का उपयोग करके रेमिडिएशन का संचालन करें, यानी कार्य पुस्तिकाओं में उनको कम स्तर की है, उनको आराम से बच्चों को कार्य पुस्तिकाओं के स्तर के अनुसार करवाएं। सितंबर अंत तक प्रथम 3 क्लास में रेमिडिएशन करना है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। गतिविधि आधारित शिक्षण, विद्यार्थियों द्वारा वर्कबुक पूर्णता पर ध्यान देवें। समेटिव असेसमेंट की पूर्व तैयारी, शिक्षक ऐप के प्रयोग को सुनिश्चित करेंगे। उक्त डाटा को कक्षा अध्यापक शाला दर्पण पर यथासंभव प्रविष्ट करेंगे। तो ये कक्षा अध्यापकों को शाला दर्पण पर ये डाटा हैं वो जो SA1 SA2 है आरकेएसएमबी के, वो चढ़ाने हैं। दोस्तों, नियमित वर्कबुक जांच करें तथा सुधार हेतु विद्यार्थियों को प्रेरित करें। वर्कबुक में दिए गए फॉर्मेटिव असेसमेंट का संचालन कर विद्यार्थियों के स्तर में आ रहे सुधार का वर्कबुक में रिकॉर्ड संधारण करना है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है जो कि आपके हर 3-4 वर्कबुक पूरी करने के बाद में होता है, उनका रिकॉर्ड संधारण करना है वर्कबुक में। तो ये यहाँ दे रखा है कि स्तर में आ रहे सुधार का वर्कबुक में रिकॉर्ड संधारण करें। और फिर है विद्यार्थियों के कक्षा के प्रदर्शन की निरंतरता समीक्षा करें ताकि कठिन दक्षताओं को पुनः प्राप्त किया जा सके। समग्र रिपोर्ट कार्ड का उपयोग करके पीटीएम का संचालन करें। तो इस प्रकार के ये आरकेएसएमबी के निर्देश दे रखे हैं निदेशक महोदय द्वारा। तो इनको अच्छी तरह से दोस्तों अध्ययन कर लें और अध्ययन करके इसका क्रियान्वयन करने का सुनिश्चितता करें क्रियान्वित करने की, ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से क्रियान्वित हो सके। ये काफ़ी अच्छा कार्यक्रम बनाया गया है आरकेएसएमबी के। तो इसको अगर सही रूप से लागू किया जाए तो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और इससे संबंधित अन्य कोई ऑनलाइन कार्य होगा तो समय समय पर मैं आपके सामने सेवा में प्रेषित करता रहूँगा। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।